गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। सॉरी, इम्पोर्टेंट बोल दिया मैंने। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे आज हम। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर मैं बात करूँ। और इस टॉपिक में प्रॉपर मैं 4 लेक्चर्स लूँगा। और आर्किटेक्चर ऑफ रैंडमनेस मैंने इसे दिया है ना। बाय रैंडमनेस आई विल टेल यू बिकॉज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज काइंड ऑफ यूनिवर्सल लो, है ना। ये नेचर फॉलोस दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं एक स्टेटमेंट में लिखूं, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नेचर खुद फॉलो करता है। नेचर फॉलो करता है। देन द वन ऑफ द प्राइम क्वेश्चन arises, nature follows distribution, okay, now what is a Gaussian distribution? ये तो क्वेश्चन बनता है। तो Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इसको डिस्कवर किसने किया था। एक काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप कभी सोच सकते हो, एक जुआरिया, मैं थोड़ा सा, एक काफी हाई फाई मैथमेटिशियन था। वो काइंड ऑफ गैम्बलिंग वगैरह की जॉब्स करता था। गैम्बलिंग की जॉब्स करता था। और देन गैम्बलिंग की जॉब्स करते करते उसने काइंड ऑफ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया, है ना। एंड वो खुद नहीं जानता था कि उसने ये डिस्कवरी करी है। और अराउंड 18 सेंचुरी के एंड तक एक उसका एक फेमस रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ चांसेस। यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट। You can search on the internet. If I imagine a man like Abraham de Moivre, he was a religious refugee, and you can read his life story on the Wikipedia. His life journey is very much struggling, है ना। तो उस समय पे, जिस समय पे वो फ्रेंच में वो बॉर्न हुआ था एग्जैक्टली, है ना, फ्रेंच पे बॉर्न हुआ था। गरीबी गरीबी देश का ना, गरीब था। और कोई यूनिवर्सिटी प्रॉपर उसे कोई एजुकेशन नहीं मिली थी, है ना। और देन एक कॉफी हाउस में जो जॉब्स करता था, कॉफी हाउस में वो नौकरी करता था, है ना। और कॉफी हाउस में नौकरी करते करते, है ना, उधर उसके पास कई लोग आते थे, एम्प्लॉयज आते थे, कई लोग आते थे, लाइक अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, लाइक गैम्बलिंग के रिलेटेड, है ना। क्योंकि उस समय पे जुड़ो में ना काफी ज्यादा लोग गैम्बलिंग भी खेलते थे। गैम्बलिंग इन द सेंस, लाइक जैसे सिक्के होते हैं ना, कॉइन, हेड एंड टॉस, है ना। हेड एंड टॉस लोग उससे पूछते थे, लाइक गैम्बलिंग में अगर मैं 1,000 बार सिक्का उछालूं तो मुझे लगभग 500 से ज्यादा बार हेड लाना है तो मैं जीत जाऊंगा, है ना। तो मैं बताओ इसके कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो उन्हें सॉल्यूशंस बताता था। तो ये सब कुछ फाइंड आउट करता था, है ना। सब कुछ फाइंड आउट करता था। मीन्स कायदे से वो इस जॉब में गैम्बलिंग गैम्बलिंग में, बेसिकली जुआरिया में, गैम्बलिंग में लोग उससे क्या पूछते थे, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ 600 हेड्स अमंग 1000 फेयर क्वाइन टॉस। अगर तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा निकल जाती थी, है ना। अगर मान लो किसी ने 10 बार टॉस करा तो कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, मान लो 2 हेड्स की या 3 हेड्स की, एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी इस तरह की गैम्बलिंग प्रॉब्लम्स उससे पूछते थे, है ना। तो इसी तरह से गैम्बलिंग में उलझते उलझते उसने एक बार जुगाड़ लगाया, है ना। क्योंकि उस टाइम तक जब डी मोइवियर्स का जो टाइम था अराउंड 1720 का टाइम था, उस टाइम पे अराउंड बाइनोमियल्स थ्योरम थोड़ी सी आ चुकी थी। बाइनोमियल्स थ्योरम क्या कहती है, आई थिंक सभी ने पढ़ी। बाइनोमियल्स थ्योरम, बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है।
बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है ना? बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? फॉर एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, for an independent trials, let's say we have k we have k successes. मान लो n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मीन्स मैंने n टाइम्स फेयर क्वाइन को टॉस किया, है ना? मतलब जिसमें हेड और क्वाइन की आने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 50-50% है ना? उसमें मान लो मैं सक्सेस का क्राइटेरिया क्या मान रहा हूँ? नंबर ऑफ हेड्स को। नंबर ऑफ टेल्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मैं नंबर ऑफ हेड्स लेकर चल रहा हूँ, है ना? मैं k successes, तो probability having the k successes, probability having the k successes, तो इसकी probability क्या होती है? क्या होती है? आई थिंक ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सभी ने पढ़ा होगा दिस थिंग, द everyone must have studied in the binomial distribution. pk sorry, draw 1 minus p 1 what's happening, 1 माइनस के, और जहां पर p मेरा क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है इन सिंगल ट्रायल, मतलब सिंगल ट्रायल में अगर मैं क्वाइन का केस लूंगा इसमें क्वाइन का केस लूं, और ये मेरा क्या था आपको आई थिंक याद होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस के फैक्टोरियल, है ना? p मेरा 1/2, मतलब ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी ओवरऑल सिनेरियोस में, है ना? तो कुछ इस तरह का फॉर्म बनेगा, मतलब फॉर द फेयर क्वाइन टॉस, फॉर द फेयर क्वाइन टॉस, मतलब कुछ इस तरह के फॉर्मूला से, कुछ इस तरह के गैस फॉर्मुलेशन से इब्राहिम डी मोइविर ने थोड़ा सा स्टार्ट करा काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज को निकालना। अगर मैं आपको अगर बीच में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं ना, इब्राहिम डी मोइविर सच काइंड ऑफ जीनियस ग्रेट मैथमेटिशियन थे ना। जब वो अपनी लेट एज में पहुंचे थे ना गैस, लेट एज में, लेट एज में जब पहुंचे थे, काफी फेमस स्टोरी उनके बारे में, इब्राहिम डी मोइविर के बारे में। जब लेट एज में जब पहुंचे थे, जब जॉब करते थे, उसके बाद फिर रात को थक हार कर सो जाते थे, तब उन्होंने नोटिस करा उनका हर दिन ना अप्रोक्सीमेटली, हर दिन में अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट ज्यादा सो रहे हैं। 15 मिनट ज्यादा सो रहे हैं हर दिन, मतलब पहले दिन मान लो 6 घंटे सोए, अगले दिन 6 घंटे 15 मिनट सोए, अगले दिन 6 घंटे 30 मिनट सोए, जैसे जैसे एज बढ़ रही है। तो उन्होंने नोट डाउन किया कि जब मैं मरूंगा तब तो ऑब्वियसली मैं परमानेंटली सो जाऊंगा, मतलब मैं 24 घंटे सो जाऊंगा, है ना? तो उन्होंने इस लॉजिक से अपनी एज डिक्लेयर कर दी कि मैं इस उम्र में मर जाऊंगा, और वो उसी उम्र में मरे 87 ईयर्स की एज में। यस, 1754, that time when Abraham D. Weber was died, such great mathematician, and even न्यूटन, इसाक न्यूटन वाज हिज वन ऑफ द फ्रेंड, रॉयल सोसाइटी में इसाक न्यूटन उसका फ्रेंड था, इब्राहिम डी मोइवर का। और समटाइम्स कई बार हंसी मजाक में न्यूटन के जो फेलोस होते थे तो उससे कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लेकर आते थे, तो न्यूटन उससे कहता था मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो मोइविर के पास जाओ ना, वो अगर मैं नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा तो श्योरली मोइविर इब्राहिम सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम, मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा तो श्योरली इब्राहिम सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। तो सच काइंड was such great mathematician was Ibrahim. Now we will, I think बातें काफी हो गई, बातें काफी हो गई, है ना? Now the question arises, the one of the question arises
In the Ibrahim, for n equal to 5 doses, we can calculate the probability. n equal to 10 किसी तरह से निकल जाएगा, थोड़ा सा टफ होगा, कैलकुलेशन टफ होगी, निकल जाएगा. But for large n, typically 1000, 2000, what happens? Like for large n, obviously 1000 factorial is very much tough to calculate, and at that time was very much tough to calculate, you know. And this typically इब्राहिम को इस प्रॉब्लम को अंदर तक डुबो दिया. और इब्राहिम के माइंड में जो क्वेश्चन उठा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली करनी करना इम्पॉसिबल है गाइस. 10 फैक्टोरियल तक नॉर्मल है, 20 फैक्टोरियल तक नॉर्मल है, बट 1000 फैक्टोरियल तक कैलकुलेशन करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है ना. और उस समय पे इतने लार्ज कैलकुलेटर्स भी नहीं थे, सब कुछ हैंड ही था, है ना. तो इब्राहिम ने सोचा क्यों ना क्यों ना क्यों ना सुनो. तो इब्राहिम ने कुछ सोचा, जो कुछ सोचा इब्राहिम ने. इब्राहिम के माइंड में एक प्रॉब्लम आई. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो उस समय पे इब्राहिम ने अपने मन से पूछा, है ना. व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड्स इन बिटवीन ए इक्वल टू 500 एंड बी इक्वल टू 600, बी इक्वल टू 600 among 1000 independent fair coin tosses. This was the question that इब्राहिम के माइंड में आ गया कि 1000 फेयर क्वाइन की टॉस अगर मैं करूंगा गाइस, अगर मैं 1000 फेयर क्वाइन की टॉस करूंगा तो, है ना, तो 500 से 600 हेड्स के बीच में आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं. तो आई थिंक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा, सर इसमें क्या है प्रोबेबिलिटी, हो जाएगा सबमिशन, है ना. x इक्वल टू 500 से 600 तक सभी का सबमिशन हो जाएगा. मतलब x इक्वल टू 500 प्लस 501 वाली वजह, these kind of submissions are there. This kind of submission is this for large n. तो भाई, तो when हमने सोचा दिस इज वेरी टफ टास्क एंड कैलकुलेटिंग सच लार्ज नंबर्स के फैक्टोरियल तो उससे भी बड़ा टास्क है. तो उसके बाद क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, बताओ बताओ, क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है. मे बी द वन सोल्यूशन हियर में एग्जिस्ट गाइस. इफ यू वॉच केयरफुली, इब्राहिम ने क्या सोचा उस वक्त पे, क्या मैं कुछ इस तरह का एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन. तो इब्राहिम ने सोचा क्या मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की बजाय इनडायरेक्टली कुछ ऐसा फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूं that could approximate sum of many Bernoulli terms, sum of many Bernoulli terms. I think spelling में get wrong, है ना. विदाउट कंप्यूटिंग देम इंडिविजुअली, मतलब मैं कुछ एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला क्रिएट कर देता हूँ, है ना, कुछ जिससे मैं उस फॉर्मूले में सीधा पैरामीटर्स रखूंगा, मुझे आंसर मिल जाए, ऐसा सोचा. मतलब ऑब्वियसली हमारे माइंड में आएगा ये काफी लेंथी टास्क है, तो काश इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला होता काश. तो फिर इब्राहिम ने एक कदम और सोचा, एक कदम और सोचा, फॉर्मूला के बजाय क्या एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो सकता है, एफ एक्स, continuous function such that for large n
sum of binomial probabilities between A and B can be approximated as some sort of integral, कुछ इस तरह से। अब ये आप कहोगे सर ये कैसे इंटीग्रल कैसे? अगर मैं बात करूं गाइस इंटीग्रल की हिस्ट्री की, इंटीग्रल का ओरिजिन कैसे हुआ था, तो जहां पे क्वेश्चन अराइज होता है इंटीग्रल का ओरिजिन कैसे हुआ था, है ना। लेट्स से आई हैव द स्मूथ कर्व, है ना, and I have divided this smooth curve into the many rectangular bars. Let's say in the initial cases इंटीग्रल का ओरिजिन कैसे हुआ था मैं आपको बता दूंगा। ये x इक्वल टू ए है, ये टिल x इक्वल टू बी है। लेट्स इंटीग्रल से पहले गाइस हमें लेट्स से स्क्वायर का एरिया पता था, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है आपको पता है, सर्कल का एरिया आपको पता था पाई आर स्क्वायर होता है। बट द क्वेश्चन अराइजेस इन द मैथमेटिशियंस के माइंड में, तो इंटीग्रल कोई भी एक रैंडम कर्व के अंडर का एरिया कैसे मैं कंप्यूट कर सकता हूं। तो मैथमेटिशियंस के माइंड में क्वेश्चन आया, तो सोचा उन्होंने सोचा डिवाइडिंग दिस एरिया into many rectangles of unit width and fx height। मतलब x इक्वल टू ए पे, मतलब यूनिट विड्थ सभी रेक्टेंगल्स की विड्थ वन यूनिट होगी, है ना, और हाइट कितनी होगी उस पॉइंट पे एफ एक्स इक्वल टू ए पे हाइट एफ एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी वाली इंटरवल पे, है ना, एफ एक्स बी, है ना, तो इस तरह से हाइट होगी। तो मैथमेटिशियंस ने सोचा अगर ये एरिया कितने सारे रेक्टेंगल्स का को मिलाकर है, तो मतलब कर्व के अंडर का एरिया सभी रेक्टेंगल्स का सम होगा ऑब्वियसली। तो एक रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो एक रेक्टेंगल का एरिया एफ एक्स होगा, तो कर्व के अंडर का एरिया समीशन ऑफ एफ एक्स होगा, और इसी समीशन को हम क्या इंटीग्रल में लिख सकते हैं, ये तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना। तो इसी सोच से उसने सोचा कि क्या कोई ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ द एन जिसका इंटीग्रल सम ऑफ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज हो। क्या कोई, ज्यादा सोचो, क्या कोई सब एग्जिस्ट कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, वन ऑफ द चैलेंज I will answer this in the coming lectures। इन द कमिंग लेक्चर्स में गैस मैं इसे आंसर करूंगा, है ना, बट बिफोर दैट आई विल गिव यू एन हिंट। इसका आंसर था स्ट्रेलिंग्स अप्रोक्सीमेशन। इसकी हेल्प से उसने ये फंक्शन डिराइव आउट करा, वो कैसे करा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में विजिट करेंगे कैसे। स्ट्रेलिंग्स अप्रोक्सीमेशन, स्ट्रेलिंग्स अप्रोक्सीमेशन तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है गैस। तो आज के लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखते हैं एग्जैक्टली, आई हैव सम सॉर्ट ऑफ वर्क आल्सो अलोंग साइड, है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कवरी कैसे हुई, और देन वी विल मूव टुवर्ड्स मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग पार्ट। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।